चैप्टर 12। मुंबई। इस वक्त वेदांत की कार डार्क विला में आकर रुकी और उसमें से वेदांत और फलक बाहर निकले। जैसे ही वो दोनों विला के अंदर आए उन्हें सोफे पर निहाल, करण और ध्वनि बैठे दिखाई दिए। ध्वनि बेचैनी से फलक के आने का इंतजार कर रही थी। अभी तक निहाल और करण ने उसे फलक और वेदांत की शादी की बात नहीं बताई थी, लेकिन जैसे ही ध्वनि की नज़र दरवाजे से आते हुए वेदांत और फलक पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जो डर उसे कब से सताए जा रहा था, ये नज़ारा उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। उसके सामने खड़ी उसकी दी आज एक सुहागन की तरह तैयार थी। उसके गले में लटका मंगलसूत्र और माथे पे सजा सिंदूर उसके शादी हो जाने की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। वो एकाएक अपनी जगह से खड़ी हो गई और फलक की ओर आ जाने लगी। वहीं फलक भी ध्वनि को देख टेंशन में आ गई कि अब वो उसे क्या जवाब देगी कि उसने इस शैतान से शादी क्यों कर ली। यही सब सोच अब उसका दिल भारी होने लगा था। वो ध्वनि के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ देख पाती। इससे पहले कि ध्वनि उससे कुछ बोलती, फलक उस हाथ पकड़ वहां से लेकर जाने लगी। हम अपनी बहन से कुछ पर्सनल बात करने जा रहे हैं, उसने पीछे मुड़कर वहां मौजूद लोगों से कहा और ध्वनि को ले अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद वेदांत ने करण और निहाल को सिंघानिया मेंशन जाने की बात बता दी थी, जिसे सुन वो दोनों एक पल के लिए हैरान हो गए। लेकिन उन्होंने वेदांत से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वेदांत उनके पूछने से भी उन्हें कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और वहां से अपने अपने रूम अपनी सामान की पैकिंग के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर फलक के कमरे में ध्वनि लगातार फलक से उसके अचानक शादी करने का रीजन पूछे जा रही थी। दी, आपने उस माफिया से क्यों शादी की? आप जानती है न, पापा माँ को जब ये सब पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होंगे। ध्वनि के मुंह से अपने माँ पापा का जिक्र सुन फलक का दिल धक से रह गया। उसके जबान को तो मानो लकवा मार गया हो। वो ऐसे ही चुपचाप खड़ी रही। जब ध्वनि ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो उसने पलक के कंधी को हिलाकर उससे पूछा, दी क्या हुआ दी? क्या उस शैतान ने आपको मजबूर किया? आप बताइए, हम गुप्ता अंकल को उनके बारे में बता देंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो वीर चौधरी कम था जो अब ये भी आ गया हमारी जिंदगी में। ध्वनि की बातें सुन फलक अपने होश में आई। फिर वो ध्वनि के दोनों हाथों को थाम उससे बोली, देख छोटी, तुझे मेरी कसम, तू फिलहाल मुझसे मेरे इस डिसीजन का रीजन मत पूछ, मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी। बस तू ये जान ले, मैंने ये फैसला हमारी भलाई के लिए ही लिया है। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? नहीं दी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? आइंदा से आप मुझे ये भरोसे वारोसे वाली बात मत बोलिएगा, कॉस आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। ध्वनि ने इतना बोल फलक को गले लगा लिया। वहीं ध्वनि की बातें सुन फलक का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसकी बहन उस पर कितना भरोसा करती है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैंने उससे हमारे पेरेंट्स के मौत की बात छुपाई है तो वो मुझे कितना गलत समझेगी। यही सब सोच फलक की आंखें नम हो गई। तभी उसे ध्वनि की आवाज सुनाई दी, दी मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी इस शादी के पीछे क्या मजबूरी है, लेकिन प्लीज आप कुछ ऐसा मत होने देना जिससे मैं आपको खो दूं। दी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको कोई प्रॉब्लम में पड़ते नहीं देख सकती। होप जीजू आपको खुश रखे। ध्वनि ने छोटे बच्चे की तरह अपनी बातें तोड़ मरोड़ कर उससे कहीं, जिसे सुन फलक के चेहरे पे हल्की स्माइल आ गई। तभी फलक को दादी से किया हुआ वादा याद आया तो उसने ध्वनि को दादी से मिलने से लेकर सिंघानिया मेंशन जाने तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुन ध्वनि के चेहरे पर हैरानी छा गई। लेकिन उसने फलक के फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। शाम के समय वेदांत, फलक, ध्वनि, निहाल और करण दादी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उनके साथ सिंघानिया मेंशन निकल गए।
निहाल के पेरेंट्स वेदांत के डैड के फ्रेंड्स थे, वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे। वो चाहते थे कि निहाल भी उनके साथ फॉरेन में अपने बिजनेस को ज्वाइन करे, लेकिन निहाल इंडिया में ही वेदांत के साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में 25% की पार्टनरशिप में काम करता था। उसे इंडिया से और अपने दोस्त वेदांत से बहुत प्यार था, इसलिए वो इंडिया को छोड़कर जाना पसंद नहीं करता था। वो धीरे धीरे सहगल कॉरपोरेशन की भी ब्रांचेस इंडिया में डाल रहा था, जिसमें वेदांत उसे पूरा सपोर्ट कर रहा था। सिंघानिया मेंशन। जैसे ही 10 लग्जरियस कारें सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुकी, उनकी आवाज सुन वेदांत की मांजिन का, जिनका नाम सुधा सिंघानिया था, वो हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर आ गई। वेदांत, फलक और बाकी सब अपनी अपनी कारों से निकलकर दरवाजे पर आ गए। अपना माँ को पूजा की थाली पकड़े देख वेदांत की त्योरियां चढ़ गई। वो अपनी माँ को इग्नोर कर वहां से मेंशन के अंदर चला गया। उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों को इग्नोर कर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत से सुधा जी का चेहरा मायूसी से भर गया, लेकिन वेदांत कम से कम यहाँ रहने आ गया, यही उनके लिए काफी था। वहीं वेदांत का इतना रूड बिहेवियर देख फलक और ध्वनि की भौहें आपस में सिकुड़ गई, लेकिन बाकी सबको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जैसे उनको आदत हो इन सब की। सुधा जी ने फलक की आरती की और उसे कलश को अपने पैरों से ठोकर मारकर गृह प्रवेश करने को कहा। फिर सामने आलते की थाली पर पांव रखकर घर में आने को कहा। वो जैसा जैसा बोलते जा रही थी, फलक बिल्कुल वैसा ही किए जा रही थी। वहीं हॉल में मौजूद वेदांत के डैड अंगद सिंघानिया अपनी मां को देखकर उनका हाथ पकड़ उन्हें सोफे पे बैठाने में मदद करने लगे। दादी जी को कंफर्टेबली बैठाकर वो भी उनके बगल में बैठ गए। सुधा जी ने एक नोटों का बंडल अपने हाथों में ले फलक की नजर उतारकर उसे सामने खड़े एक नौकर से गरीबों में बांटने को बोल दिया। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकालकर फलक के कान के पीछे लगा दिया। सच में तुम बहुत सुंदर हो, सुधा जी ने फलक के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, जिसे सुन फलक बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी सुधा जी की नजर एक नए चेहरे पर पड़ी। वहीं उनके ऐसा देखते ही निहाल ने फाटक से कहा, आंटी ये ध्वनि है, भाभी की छोटी बहन, ये मुंबई से ही कॉलेज करेंगी, इसलिए वेदांत ने इन्हें सिंघानिया मेंशन में ही रहने को बोला है। निहाल की बात सुन सुधा जी ध्वनि के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा इसे तुम अपना ही घर समझाना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे, करण या निहाल किसी से भी बेझिझक कहना। सुधा जी की बात सुन ध्वनि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे सुधा जी से फैमिलियर वाइब आ रही थी, जिसे महसूस कर उसे काफी अपनापन लगा। वहीं दो आंखें थी जिन्हें निहाल का ध्वनि की साइड लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन आंखों में ध्वनि के लिए गुस्सा साफ देखी जा सकती थी, और वो आंखें थी सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी सोनम सिंघानिया की। वो बचपन से निहाल को पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन निहाल ने कभी उससे बात तो क्या उस पर नजर भी नहीं डाली। पर आज निहाल उसके सामने किसी अनजान लड़की का इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि निहाल लड़कियों से दूर ही रहता था। वो दिन भर अपने दोस्तों और बिजनेस में ही बिजी रहता था, लेकिन सोनम की जलन को अगर कोई चीज बढ़ा रही थी तो वो थी ध्वनि की मासूमियत, जो किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी थी। उसे ध्वनि की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो निहाल को छोड़कर अपने रूम नहीं जाना चाहती थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो मन मार कर वहीं सोफे पर बैठ गई। कहा, मैं दोपहर से निहाल के आने की खुशी में मरी जा रही थी, लेकिन पता नहीं ये भाई किस गवार बीवी और साली को लेकर यहाँ आ गए। एक ने तो मेरे डैशिंग भाई को फंसा लिया है, कहीं दूसरी मेरे निहाल पे ना डोरे डाले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि ये दोनों ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करे, उससे पहले मुझे मोना को यहाँ बुलाना होगा, सोनम मन ही मन खुद से बोली। सुधा जी अब फलक और ध्वनि को पूरे परिवार से मिलवाने लगी।
फलक ने जाकर अंगद जी के पैर छुए तो अंगद जी ने उसे प्यार से आशीर्वाद दिया। दादी जी से तो वो पहले ही मिल चुकी थी। वहीं जब सुधा जी ने सोनम से उन दोनों को मिलवाया तो सोनम उन्हें देख तेज भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरते हुए उन दोनों से बोली, वेलकम भाभी एंड ध्वनि। होप आपके यहाँ रहने से हमें कोई तकलीफ न हो, क्योंकि आप दोनों को आदत नहीं होगी न इतने बड़े घर में रहने की, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों हमें कम से कम परेशान करें। सोनम की बातों में फलक और ध्वनि की इंसल्ट साफ देखी जा सकती थी। उसकी बदतमीजी देख जहां फलक और पूरे परिवार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, वहीं ध्वनि की आंखें नम हो गई। ध्वनि बहुत इमोशनल लड़की थी जिसे लोगों को बातें सुन जल्दी रोना आ जाता था। वो घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मिस्टर मिसेस शर्मा ने उसे बहुत नाजों से पाला था। वो जानते थे कि फलक जितनी समझदार और निडर है, ध्वनि उतनी ही नाजुक और इमोशनल है। शायद इसी वजह से फलक ने उससे उनके पेरेंट्स की मौत की सच्चाई छुपाई दी। ये क्या बदतमीजी है सोनम? वो तुम्हारी भाभी है, भले वो तुमसे उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते में वो तुमसे बड़ी है। माफी मांगो उन दोनों से तुम। सन्नाटे को चीरते हुए अंगद जी की आवाज उस हॉल में गूंज उठी, जिसे सुन सोनम ने मुंह बना लिया। नो डैड, मैंने कुछ गलत थोड़े ही बोला है, जो फैक्ट है वो है। ये लड़की कहाँ से वेदांत भाई की वाइफ बनने लायक दिख रही है? क्या आपको इन दोनों का कोई क्लास, कोई स्टैंडर्ड दिख रहा है जो हमारे बराबर हो? और देखिए न, अपने साथ दहेज में ये अपनी एक बहन जी टाइप बहन को लेकर आई है। डैड आप ही देखिए, ये दोनों बिल्कुल इस घर में रहने लायक नहीं है। सोनम अभी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक एक चटाक की आवाज उस हॉल में गूंज उठी। इसी के साथ सोनम का चेहरा एक ओर झुक गया। जब फलक और ध्वनि ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि वो जो देख रहे हैं, क्या ये सच है? जब सोनम ने गुस्से से अपनी नजरें थप्पड़ मारने वाले शख्स की ओर की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया।